हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त चल रहा होगा। ठीक है, तो आज भी हम लोग इंडियन पॉलिटी करेंगे। आई होप कि लास्ट क्लासेस में आप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरीज कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये 8 पावरफुल वर्ड्स हमेशा याद रखना जीवन में। कोई भी मोमेंट हो, कोई भी आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, ये 8 पावरफुल वर्ड्स हमेशा याद रखना। खुद पे भरोसा रखना, और खुद पे भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना कि आप किसी दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि वो मुझ पे बिलीव करे। ठीक है, दूसरे के ऊपर भरोसा से ज़्यादा खुद पे ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। स्टे स्ट्रांग, हमेशा स्ट्रांग रहना। नेवर गिव अप। गिव अप का ऑप्शन मैंने पहले ही बताया था कि मत रखना। ठीक है, मेहनत करो, व्हाट एवर द रिजल्ट, वो आपको इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे लाइफ में, कुछ ना कुछ करके लाइफ तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड एंड एट द एंड कीप स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर हम खुश ही नहीं है, अगर लाखों रुपए कमा के अगर हम खुश नहीं है तो उस मनी का वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी छोटा अमाउंट हो, छोटे चीज़ें हो, लेकिन खुश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा? लोकसभा के ऑफिस होल्ड करने के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए होता है, बताइए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। 25 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट असम इन द इंडियन पार्लियामेंट? कितना सीट है इंडियन पार्लियामेंट पे, लोकसभा में, असम से? और आपको बताना है राज्यसभा में कितना सीट है असम से। असम का राज्यसभा में कितना सीटें है? तो लोकसभा में कितना सीट है? 14। ठीक है, और राज्यसभा में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे पता है आप लोगों को पता है बोल के, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट। Which among the following acts incorporated 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इनिशियली नहीं था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो ऐड किया गया 1976 में। तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। ठीक है, फिर बाद में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंटली है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। साल भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से साल में आया था। ठीक है, ऐड किया गया कौन से साल में। नेक्स्ट। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर? लोकसभा जो है, हम लोगों को पता है कि लोकसभा क्या है, परमानेंट बॉडी नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाता है एक टेन्योर के बाद। और ये टेन्योर कितना है? 5 साल। ठीक है, 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो लोकसभा है ये जो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये कौन करता है, किसके रिकमेंडेशन से होता है? ठीक है, प्रेसिडेंट करता है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट करता है सिर्फ अपनी मर्जी से, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर? कौन करता है डिसॉल्व? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब लोकसभा में क्या आएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा। ठीक है, तभी ये चीजें होगा। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है मनी बिल? मैंने पहले बताया था बिल कितना टाइप का होता है। एक होता है मनी बिल, ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये जो मनी बिल है, ये बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा 14 डेज के लिए रहता है। ठीक है, अगर राज्यसभा 14 डेज में अगर पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, क्योंकि ये इसका पावर ऑलरेडी राज्यसभा लोकसभा में दिया हुआ है। राज्यसभा से पास हो या ना हो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। ठीक है,
वो नहीं देखता, ठीक है। तो ये जो मानी बिल है ये कौन डिसाइड करता है, जो भी बिल मानी बिल है कि नहीं, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना, याद रखना, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल। ये अब आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, लक्ष्मीकांत पढ़ते, तो पहले से जब आप जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे उसी में, मतलब पहले चैप्टर्स में दिया हुआ है ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन से मॉडल पे बेस्ड है? वेलफेयर स्टेट मॉडल, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ईस्टमिनिस्टर मॉडल, नॉन। ऑप्शन बी, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। जैसे अभी मैं बताया 3 बिल होता है, तीनों बिल में से सिर्फ जॉइंट सेशन किस में होता है? ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर दोनों हाउस में से कोई भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हाउस में अगर डिसएग्रीमेंट बनता है तो वो उसी उसी वक्त खत्म हो जाता है, पास ही नहीं हो पाता, ठीक है, कोई ना उस अगेन उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मानी बिल भी सेम है, क्योंकि मानी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया तो ऑलरेडी पास हो गया, राज्यसभा से 14 डेज के अंदर पास होता है तो अच्छा, नहीं होता तो भी अच्छा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? जॉइंट सेशन होता है। तो जॉइंट सेशन जो होता है वो कौन चेयर करते हैं? दो हाउस में से दो हाउस में अगर डिसएग्रीमेंट बनता है तो दोनों को लाया जाता है, तो वो डिबेट एंड डिस्कशन चलता है। तो ये कौन चेयर करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर स्पीकर नहीं है लोकसभा में तो कौन चेयर करते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर vacant if the absence himself from all its meetings for a period of how many days। ठीक है, कितना दिन तक अगर आप बिना बताए एब्सेंट रहे हो तो आपका जो सीटें है वो ऑलरेडी मतलब डिफॉल्ट वो वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। कितना दिन? 20, 40, 60, 30, कितना दिन? अगर आप बिना बताए कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर आप एब्सेंट रहते हो तो कितना दिन में आपका सीट वैकेंट हो जाएगा? तो ऑप्शन 60 डेज होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आप बिना बताए कुछ भी बताए आप 60 डेज एब्सेंट रहते हो तो आपका जो सीट है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन है फर्स्ट वुमेन जो है फर्स्ट गवर्नर बना है, ठीक है, इंडिया में? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, शर्ला घेरवाल, कौन है? सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी सेम ही होगा, ए होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से बोरो किया गया है? बोलो। फेडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इंडियन फेडरेशन कहाँ से? फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर, कहाँ से बोरो किया गया? ऑप्शन सी, कनाडा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बाय व्हिच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डायरकी जो है वो कौन से एक्ट पे इंट्रोड्यूस किया गया? डायरकी का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, जो अभी स्टेट लिस्ट, सेंटर, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट डिवीजन है ना पावर का। बहुत सारे चीज़ें स्टेट लिस्ट में है, बहुत सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट पे है, और जो भी चीज़ें बहुत सेंटर और स्टेट देखते हैं वो कंकरेंट लिस्ट पे है, और जो भी सब्जेक्ट उस तीनों लिस्ट में नहीं है वो कौन से लिस्ट पे है? वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो डायरकी है वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये प्रोविंसेस में पहले इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में ये सेंटर पे इंट्रोड्यूस हुआ 1935 में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस इंडिया में कब किया गया? बी, ऑप्शन बी, लेकिन वो प्रोविंसेस में था, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है मेंबर का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का? ऑप्शन 545। ठीक है, याद रखना। चीज़ें रिवाइज जब होता है ना, तब भी आपको वो चीज़ें अवेयर होना चाहिए चीज़ों के लेके। ठीक है, नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? और अभी जो चीफ जस्टिस है वो कौन है प्रेजेंट? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और चीफ कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, याद रखना। Which right was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? कौन से राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू स्पीच। अगर मेरा पॉलिटी के क्लास अच्छी तरीके से देखे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, जिसने भी मेरा पॉलिटी का क्लास जितने तक हो गया वो कंप्लीट कर लिया तो ये इजीली वो कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके वो चीज़ें कराया हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके जो पॉलिटिकल लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चैनल में जाते हो तभी आप वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल लिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल कितना? 32। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट? अब बताओ कौन से आर्टिकल डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट रूल? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कौन से आर्टिकल डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? आर्टिकल 356। ठीक है, 356 ऑप्शन बी। और 352 क्या होता है? एक्सटर्नल वॉर। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशंस, एक्सटर्नल चीज़ें जो है ये है। और आर्टिकल 360 क्या है? 360 डिग्री नहीं है, आर्टिकल 360 के बारे में बताना है। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ? जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, हम लोगों का जो पार्लियामेंट है क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, ठीक है, फिर आता है एग्जीक्यूटिव, फिर क्या? जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव का काम है लेजिस्लेट करना, रूल लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूटिव करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना मतलब लॉ इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी काम क्या है? वो जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं, कोई लॉ ठीक है कि नहीं, वो जुडिशरी रिव्यू करता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, कौन कौन आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आता है, प्राइम मिनिस्टर भी आता है, अटॉर्नी जनरल भी आता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कौन से पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है? भाई बताओ, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कौन से पार्ट को बोला जाता है? ऑप्शन ए, पार्ट 3 को। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स पे है, फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में। नेक्स्ट, अंडर व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली? अभी बताना है आपको कि प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड किया जाता है टू प्रोवाइड ए कमिटी असम लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, असम लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल? जल्दी बताओ। क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 71B। ठीक है, ये जितने स्टेट्स है सबका अलग अलग मतलब कमिटी बनाने के लिए आर्टिकल दिया हुआ है।
आर्टिकल 371 बी में असम का लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का वो है, लेकिन बाकी भी आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है कोई भी। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर मैं जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी है सब आप देख लेना रिवीजन के तौर पे, ठीक है, क्योंकि मैं तो इतना सब एक साथ करा नहीं पाऊंगा ना, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज वो चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आपको इस टॉपिक को पता चला, हाँ मैंने ये टॉपिक नहीं किया, हाँ ये टॉपिक रह गया रिवीजन के लिए, तो उस चीज़ के लिए मैं ये सारे चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो अभी मैं अगर बता दिया तो फिर क्या ही होगा, आपको बताना जल्दी से जल्दी। आर्टिकल 368, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कहाँ से बोरो किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स यूएसए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से? रशिया से, यूएसएसआर, ठीक है। और ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरो किया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से फंडामेंटल राइट्स तो हो ही गया, तो बी आउट। तो डायरेक्ट ये बता देता हूँ, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड, ठीक है, याद रखना। मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक हो गया उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप टॉपिक पे ध्यान देना और ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो रिवाइज कर लेना, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन है कस्टोडियन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सेव करते कॉन्स्टिट्यूशंस को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो मतलब सब खत्म कर देते, ठीक है, ये चीज वो चीज अमेंडमेंट ला के सब खत्म कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट, जो जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो बाद में अगर कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ता है तो वो एज ए एडिशनल वो ला सकता है, ठीक है, उसको एक्टिंग जज भी कह सकता है, ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 224 में, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 226 में क्या आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर व्हिच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो फिर से रिव्यू कर सकता है, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 137, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे दिया, कोई ऑर्डर दे दिया, वो फिर से अपना जजमेंट रिव्यू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, when was the national anthem adopted by the government, अभी ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को मतलब पता होगा, क्योंकि और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेशनल एंथम जो है और नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग जो है वो कौन डिज़ाइन किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है, नेम ऑफ द पर्सन हु डिजाइंड आवर नेशनल फ्लैग, प्लीज आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये नेशनल एंथम कब एडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, कौन से शेड्यूल में जो डिवीजन ऑफ पावर दिया हुआ है, जिसे मैंने बताया था, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, ये सारे कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? मैं बार बार कह रहा हूँ, शेड्यूल में से आप अच्छी तरीके से देख के जाना, क्योंकि हो सके यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो कौन से शेड्यूल में आता है? ये 7th शेड्यूल में, ठीक है।
ये 7 शेड्यूल में आता है। चलिए फिर तो बस यहीं तक था आज का सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया जो मैंने कराया। आई होप कि सबका जो आंसर है वो भी करेक्ट हुआ हो। ठीक है, तो इससे अच्छे से आपका प्रिपरेशन करते जाइए। बहुत कम टाइम है अभी, और दिमाग को भी शांत रखिएगा, क्योंकि अभी ऐसा होगा कि बहुत टेंशन भी होगा, बहुत स्ट्रेस भी आएगा, बहुत प्रेशर भी आएगा। तो खुद को शांत रखना है, दिमाग को भी शांत रखना, और थोड़ा चिल रखना। ऐसा नहीं कि टेंशन के मारे फिर कुछ अलग ही, मतलब बहुत लोगों को तो फीवर भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत करना, और खुद का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका तबीयत भी खराब होता है तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो अगर देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से रहिएगा। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।